माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष महोदया, सदन में पधार रही हैं। सभी सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। अब सदन के नवनिर्वाचित सदस्य अपनी शपथ लेंगे। अब मैं माननीय सदस्य श्री तेजस शर्मा जी से निवेदन करूंगी कि वे शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं तेजस शर्मा, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। धन्यवाद महोदया। अब मैं विपक्ष के नेता से अनुरोध करूंगी कि वे अपने विचार। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया, जो आपने मुझे इस लोकतंत्र के प्रतिष्ठित मंदिर में बोलने का अवसर दिया। आज मैं जयपुर लोकसभा क्षेत्र से अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। आज मैं लोकसभा पटल पर समान नागरिक संहिता पर अपने विचार पेश करूंगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता की आज उस पर चर्चा की जा रही है। तो मैं सत्ता पक्ष को ये बता दूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लाने से देश में सेक्युलरिज्म स्थापित हो जाएगा, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। दूसरा बात जो मैं आपके समक्ष अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं। सत्ता पक्ष की ओर से यूनिफॉर्म सिविल कोड के बड़े-बड़े तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। तो मैं उनसे जरा ये पूछ लूं, इन पुल पर चलेगा कौन? जो लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन कर रहे हैं उन्हें स्वयं ये नहीं पता कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने से क्या होगा। जो इसका समर्थन कर रहे हैं उन्हें स्वयं ये नहीं पता कि देश में इससे क्या बदलाव आएंगे। तो वो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड को पास कराकर अपनी सरकार दिखाना चाहते हैं। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, संविधान में असमान लोगों के लिए समान कानून की बात नहीं की गई है। संविधान में ये कहा गया है कि जो असमान लोग हैं उनके लिए अलग कानून होगा और जो समान लोग हैं उनके लिए कानून एक हो सकता है, लेकिन असमान लोगों के लिए अलग कानून होगा। देश में अलग-अलग कानून इसलिए नहीं है कि हमारे धर्म अलग हैं, बल्कि इसलिए अलग हैं कि लोग अलग-अलग राज्य में निवास करते हैं। इसलिए इसका यूनिफॉर्म सिविल कोड से कोई लेना देना ही नहीं है। दूसरी बात, यदि एक परिस्थिति में लोग हैं तो एक कानून हो सकता है, यदि अलग-अलग परिस्थितियां हैं तो उस सिचुएशन में अलग-अलग कानून ही होगा। मैं सत्ता पक्ष को बता दूं, हमारा कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक है, स्टेट्स सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एक है। यानी 90% से ज्यादा हमारे जो सिविल मैटर्स हैं, नागरिक मामले हैं, उनमें पहले से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। लेकिन आप देख लीजिए हमारे जुडिशियल सिस्टम के बारे में कहा जाता है, क्या कहा जाता है हमारी न्यायिक व्यवस्था के बारे में कि हमारा दीवानी का सिस्टम ऐसा है कि दीवाना बनाता है, पागल बनाता है। साल बीत जाते हैं अध्यक्ष महोदया, न्याय की गुहार लगाने वाला इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन न्याय उसको नहीं मिल पाता। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। यहाँ पर एक माननीय सदस्य ने कहा कि जिस देश में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, महिलाओं को अधिकार नहीं मिलते, वहां पर देवी का वास नहीं होता। बात तो ऐसी बड़ी-बड़ी की जाती है अध्यक्ष महोदया, लेकिन उन पर कितनी बुनियाद है ये तो मुझे मालूम नहीं।
मैं इनको ये बता दूं कि आप हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए, उसमें कहां तक हमें सफलता मिली, कितनी हद तक हम देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकने में कामयाब हुए, प्रॉपर्टी वितरण में उन्हें सशक्तिकरण मिला। आप ये देख लीजिए, आज भी अध्यक्ष महोदया, इस देश की महिलाओं को संपत्ति के लिए मार दिया जाता है, उनकी निर्मम हत्याएं कर दी जाती हैं, और ये सरकार कह रही है कि इसके आने से महिलाएं सशक्त होंगी। आज भी देश की महिलाओं का सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है, उन्हें घर से निकाल दिया जाता है। यदि ऐसा केस है कि उनके पति की मृत्यु हो जाए तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है, और आप ये कह रहे हैं कि इससे महिलाएं सशक्त होंगी। मेरी समझ से नहीं, संपूर्ण देश की समझ से ये कानून बाहर हो। विवाह, तलाक, वसीयत, गोद प्रक्रिया, ये सब एक व्यक्ति के निजी मामले हैं। मैं किससे शादी करूं, मैं किसे तलाक दूं, मैं अपनी प्रॉपर्टी किसे दूं, मैं अपनी जमीन का वितरण किसे करूं, ये जानने का अधिकार सरकार को नहीं है। ये जानने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ मेरा है, ये मेरी मर्जी है, ये मेरी प्राइवेसी का मामला है, मेरी निजता का अधिकार संविधान के द्वारा मुझे दिया गया है। एंड दिस यूनिफॉर्म सिविल कोड इज अ क्लियर केस ऑफ वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी एक्ट। ये नागरिकों के प्राइवेसी के अधिनियम का पूर्ण रूप से उल्लंघन है। सरकार को इसमें अधिकार नहीं है कि सरकार किसी को ये बताए कि आपको क्या करना चाहिए। सरकार को किसी निजी मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार संविधान के द्वारा नहीं दिया गया है। मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि अनुच्छेद 44 में डॉक्टर अम्बेडकर ने ये कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत तो है, राज्य उसे लागू करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये कहीं पर नहीं कहा गया है कि राज्य इसे लागू करेगा। और यहाँ पर गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड का हवाला दिया गया एक माननीय सदस्य के द्वारा। हाँ, गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, लेकिन आज भी वहाँ पर जो फैसले किए जाते हैं, महिलाओं के जो फैसले किए जाते हैं, नागरिकों के जो डिसीजंस लिए जाते हैं, वो सब पुराने कॉलोनियल जो पोर्चुगीज लॉ है उसके तहत ही किए जाते हैं। मैं देख रहा था हमारी सरकार के लोग बड़ी शेर व शायरी करते हैं, बड़ा शायराना अंदाज महफिल जमाने को ये आए हैं संसद में। तो मैं इनको ये बता दूं, ये संसद है, यहाँ पर बात संविधान पर होगी, फैक्ट्स पर होगी, तथ्यों पर होगी। ये मुशायरों का घर नहीं है जो आप कुछ भी बोलते हैं तो सही साबित हो जाएगा। यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप जो बोलते हैं उस पर आप कितने कायम रहते हैं। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाकर इस देश के अल्पसंख्यकों का गला घोटने की साजिश की जा रही है। इसलिए मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के प्रस्ताव को सिरे से खारिज करता हूं और आपसे भी अनुरोध करता हूं सभी सदस्यों से कि देश हित में इस कानून का विरोध करें। निंदक नेड़े राखिए आंगणे कुटी बधाई, बिन पानी साबन करे निर्मल करे सुभाई। अर्थात हमें विपक्ष के नाम पर राजनीति चमकाने वालों का कहा गया। ये पूर्ण रूप से ये हमारा इंसल्ट नहीं है, ये हमारी कोई बुराई नहीं है। हम तो यहाँ देश का हित चाहने के लिए बैठे हैं, हमें आपसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। हम तो जो किसी चीज में खामियां होंगी उसको बताकर देश हित में फैसले सही करेंगे, और ये एक विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय तेजस जी से निवेदन करते हुए अपना प्रश्न रखें। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदया। मेरा सवाल गृह मंत्री जी से है, बच्चों वाला सवाल है, तो मैं समझता हूँ कि शायद वे इसका जवाब दे पाए, ऐसे ईश्वर उनको शक्ति दे। मेरा सवाल सीधा सा है, मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि जब इस देश में एक धर्म के भीतर ही एक कानून नहीं है, यानी हमें एक सभी धर्मों के लिए एक कानून बनाना हो तो बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। अभी तो एक धर्म के भीतर ये कानून नहीं है। उदाहरण के तौर पर अल्पसंख्यकों की बात की जाए तो मुसलमानों के लिए केरला में कानून अलग है, महाराष्ट्र में उनके लिए कानून अलग है, जम्मू कश्मीर में मुसलमानों के लिए कानून अलग है। यानी अब तक तो सभी धर्मों के लिए एक कानून अंदर ही अंदर नहीं है, तो आप सभी धर्मों पर एक कानून लागू कर देंगे, ये तो थोपने जैसा है। इसमें कैसी मानसिकता?